हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के जो महत्वपूर्ण आपके डेटा है, इस वीडियो में हम लोग यही डेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार के बजट और इकोनॉमी सर्वे से आपको हर साल 4 से 5 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आइए सीधे बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की जो आपकी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको आपके साथ शेयर करते हैं। बिहार इकोनॉमी सर्वे 2023-24 में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 18वें इकोनॉमी सर्वे 2023-24 को 12 फरवरी 2024 को रखा गया। अब ये 2022-23 के लिए जो आपके स्टेट की जीडीपी है, जिसे ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका कहा जाता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये वर्तमान मूल्य पर आपका 7,51,396 करोड़ रुपए, जिसमें 15.5% की वृद्धि हुई है। और अगर कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पे बात की जाए तो 4,42,472, मतलब कि 10.6% वृद्धि को दिखाता है स्थिर मूल्य पे, और आपकी 15.5% वृद्धि को दिखा रहा है वर्तमान मूल्य पे। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा सही से आप इसको पढ़ के रखिए, क्योंकि कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं परीक्षा में कि आपको डेटा उसके आसपास का मिलता जुलता जो दिमाग में आता है, आप वही ऑप्शन को वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वर्तमान मूल्य पे आपसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा जाए और ये 15.5% ऑप्शन में ना देके सिर्फ 10.6% देने के अलावा चौथा ऑप्शन दे दिया जाए कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कई बार आपके दिमाग में, आपके जहन में, अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं की तो 10.6% वाले डेटा को आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। पर कैपिटा इनकम आपकी प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो है इनकी 59,637 करोड़ रुपए है, जिसमें वृद्धि हुई है 13.9%। और वास्तविक अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो यह है आपकी 35,119 रुपए, जिसमें 9.07% की वृद्धि हुई है। ये जो आपकी परसेंटेज वृद्धियां हैं, इनको भी बहुत ध्यान से याद रखिए, कई बार ये आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय और सबसे ज़्यादा सबसे कम या न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कौन कौन से जिले हैं, तो टॉप 3 को याद रखिए। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना, उसके बाद बेगूसराय और मुंगेर है। पटना में कितनी है तो 1,14,541 रुपये जो है पटना की आपकी प्रति व्यक्ति आय है। न्यूनतम की बात की जाए तो शिवहर आपका 18,980 रुपये है, ये सबसे कम है। इसके बाद अररिया, इसके बाद सीतामढ़ी है। मित्रों, 2022-23 के अगर जीएसडीपी के परसेंटेज के देखा जाए बेस पे, तो राजस्व घाटा आपका 1.5%, प्राथमिक घाटा 3.9% और राजकोषीय घाटा जो कि अक्सर पूछा जाता है, ये आपका 6.4% है। यहाँ पर देखिए, राजस्व घाटा अगर इसको आप करेंसी के बेस पे देखेंगे तो ये आपका 11,288 करोड़ रुपए है। कुल उधारी अगर देखेंगे राज्य की तो ये 48,284 करोड़ रुपए है। और अगर बकाया ऋण की बात की जाए तो ये आपके सामने है, ये 2,93,307 आपका करोड़ रुपए बकाया ऋण है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे बिल्कुल रट लीजिए, अपने जहन में रखिए। मित्रों, 2022-23 में जो आपके बजट के पार्ट के तौर पे आखिर टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय कितना है और आखिर टोटल रेवेन्यू कुल प्राप्तियां कितनी हैं, इन दोनों ही समीकरणों में कई बार कुछ आंकड़े आपको सीधा स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपको ये याद रखना है कि जो शुरुआत में मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए हैं कि भाई प्राथमिक और राजस्व घाटा और ख़ास तौर पे करेंसी के बेस पे, और टॉप यहाँ पे जो सोशल आपकी स्कीम होंगी, कितना पैसा उसमें दिया जा रहा है, इस तरह के प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय वगैरह, ये सब पूछे जाते हैं। तो देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय की बात की जाए तो 2.32 आपके लाख करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व व्यय आपका 1.84 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पूंजीगत व्यय आपका 0.48 लाख करोड़ रुपए है। ये कुल व्यय का 79.3% है। क्या राजस्व व्यय जो है ये आपके कुल एक्सपेंडिचर का 79.3 जो है राजस्व है, ना कि पूंजीगत। पूंजीगत कितना है आपका, तो ये 20.7% है, लेकिन इसमें वृद्धि हुई है 41.4 की, जबकि राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है 15.5% की। अगर देखा जाए सर्वाधिक खर्च तो सामाजिक सेवा में 48% और उसके बाद आर्थिक सेवा आती है, जहां पे सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। ऐसे ही मित्रों, कुल प्राप्तियों को देखिए, इसमें 2.21 लाख करोड़ रुपए जो है आपके, ये आपकी कुल प्राप्तियां हैं, ये टोटल रेवेन्यू है सरकार का। इसमें राजस्व प्राप्ति आपकी 1.73 लाख करोड़ है, जबकि आपकी पूंजीगत प्राप्ति जो है 0.48 लाख करोड़ रुपए आपकी है। इसमें सर्वाधिक प्राप्ति जो टैक्स से आपकी है 80.8% आपका है।
सहायता अनुदान का हिस्सा देखा जाए जहाँ ग्रांट्स इन एड, तो ये आपकी 16.8% है और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन इकोनॉमी देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है 20% ये आपके टोटल क्षेत्र को कवर करता है, इसमें वृद्धि हुई है 6.7%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो ये भी 20% को कवर करता है और ये 6.8% की इसमें वृद्धि हुई है। अगर टर्शरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र की बात की जाए, सेवा क्षेत्र वगैरह की, तो ये 60% जो है इसकी हिस्सेदारी है टोटल स्टेट के पूरे जीएसडीपी में और ये इसमें 13% की वृद्धि हुई है। मित्रों, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में अगर जीएसडीपी की वृद्धि में हिस्सा देखा जाए तो देखिए फसल क्षेत्र जो है आपका ये 9.9% है। आपका जो एनिमल लाइफ स्टॉक है, जो पशुधन है, ये 6.6 है। आपका जो मत्स्य अखेट या जल कृषि है ये 1.8% है। और अगर बात की जाएगी वानिकी और काष्ठ निर्माण की तो ये आपका 1.6% है। अब आगे देखिए सेकेंडरी सेक्टर में जो आपका द्वितीय क्षेत्र है इसमें विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो विनिर्माण जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है ये 8.7 है। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे है वो निर्माण क्षेत्र ये 9.4% है और ये विनिर्माण क्षेत्र से ज़्यादा है। याद रखिए कई बार डेटा ना दे के स्टेटमेंट ऐसे दे दिए जाते हैं, तो अगर आपको डेटा पता रहेगा तो स्टेटमेंट को आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। टर्शरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में व्यापार मरम्मत सेवा जो है ये 15.8% है, जबकि संचार सेवा जो टेलीकम्युनिकेशन है ये 10.7% है। मित्रों, महत्वपूर्ण पॉइंट्स के तौर पे अगर देखा जाए तो कुल खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पर 197.36 लाख करोड़ रुपए टन है। याद रखिए ये पूछा जाता है, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो ये आपका 197.36 लाख टन है। अब आपको भारत के कुल खाद्यान्न को बताना है कमेंट में कि आखिर भारत का कुल खाद्यान्न कितना है, कितना मिलियन आपका मीट्रिक टन है। कुल गेहूं उत्पादन देखिए तो ये आपका 66 लाख टन है। कुल धान उत्पादन देखा जाए तो ये 78.72 है। देखिए इसमें भी जो आपके टॉप की फसलें हैं उनमें पूछा जा सकता है कि आखिर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो किसका है। तो देखिए गेहूं आपका 66 है, जबकि धान यहाँ पर 78.72 है। कुल यहाँ पर दूध उत्पादन की बात की जाए तो 125 लाख टन है। कुल अंडा उत्पादन यहाँ पे 327.43 करोड़ है। शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात की जाए, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये आपका जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है 2021-22 के डेटा के बेस पे ये आपका 50.70 लाख हेक्टेयर है, जो कि टोटल एरिया का बनता है 54.2%। तो 54.2% आपका नेट आपका जो है ये बुआई क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपका नेट सीड एरिया जो है ये आपका है 50.7 लाख हेक्टेयर, जो कि 54.2% है। सकल सिंचित क्षेत्र की बात की जाए कि आखिर यहाँ पर कितना जो क्षेत्र है वो आपका सिंचित है, तो ये आपका 37.38 लाख जो है हेक्टेयर क्षेत्र है। कुल गन्ना उत्पादन आपका 214.76 लाख टन है। ऊर्जा की कुल खपत की बात की जाए तो 378.094 करोड़ आपके यूनिट जो है यहाँ पर ऊर्जा की कुल खपत है। भाई इतनी ऊर्जा कम से कम चाहिए। देखिए मित्रों, ये टेबल आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक चावल उत्पादन में अगर आप देखेंगे तो रोहतास, वैसे रोहतास आपके सर्वाधिक चावल में, गेहूं में और आपके सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र तीनों में ही आप देखेंगे रोहतास आपका नंबर 1 पे है। तो सर्वाधिक चावल उत्पादन में रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, फिर आपका कैमूर है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन की अगर बात की जाए यहाँ पे तो गेहूं उत्पादन में आपका रोहतास, कैमूर और भोजपुर है। इसके बाद अगर दाल की बात की जाए तो दाल में आपका पटना, औरंगाबाद, नालंदा। सर्वाधिक केला की बात की जाए तो ये आपका मधुबनी है, ठीक है, मधुबनी। इसके बाद आपका वैशाली, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक लीची में आपका मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में रोहतास, औरंगाबाद और वेस्ट चंपारण आपके क्षेत्र आते हैं। सिंचाई के साधन अगर देखे जाए तो यहाँ भी आपका नलकूप जो है नंबर 1 पे है 63.1%, ट्यूबवेल। उसके बाद सेकंड आपका नहर आता है, थर्ड आपका तालाब। तालाब काफ़ी कम है, 2.2% है, ठीक है। कई बार ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ पर लगभग 25% से ज़्यादा हिस्से में जहाँ पे क्षेत्र में जो है आपकी सिंचाई जो है तालाबों से की जाती है, तो आपने समझ लेना है कि ये तालाब आपका 2.2 के आसपास है, 2% के आसपास। तो कई बार एक्सेसिव डेटा जो होता है वो बैकअप पे होता है और सामने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, जिससे आप परीक्षा में भ्रमित हो जाते हैं। तो थोड़ा आपने ध्यान देना है यहाँ पे। मित्रों, चावल, गेहूँ, मक्का उत्पादन, उत्पादकता जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, मैं अगर उपलब्धि की बात की जाए तो 5 कृषि क्रमण पुरस्कार जीते हैं
बिहार राज्य ने चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए। न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2023 से 28 के बीच में लागू होगी। इसका जो मेन है वो ये है कि भाई जो थीम बेस्ड यहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है उनका विकास करना है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो पुराना जनकपुरी क्षेत्र था उसे किस तरीके से बिल्डअप किया जा रहा है, माता सीता के मंदिर बन रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग जगह आपके थीम बेस, जैसे मान लीजिए बोध गया है, कई जगह आप देखेंगे तो जहाँ भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं तो उन्हें उस तरीके से बिल्डअप किया जा रहा है। तो थीम बेस्ड यहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास किया जा रहा है न्यू टूरिज्म पॉलिसी में, जो 2023 से 28 तक है। इसे आपके यहाँ पर 25 से 30 या 22 से 27 कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। ये वर्ष याद रखिए कि ये 23 से 28 तक आपके फेज़ के लिए एक्टिव है। फोर्थ, कृषि रोड मैप की बात की जाए 2023 से 28 के लिए, तो इसके अंग के रूप में नेक्स्ट जो पिछले अगले 5 साल हैं आपके, अगले 5 सालों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना यहाँ पर होगी। 2022-23 में चीनी उत्पादन जो है आपका 62.74 लाख क्विंटल था, जबकि एथेनॉल आपका 111,624.6 किलो यूनिट लीटर है आपका। तो ये वैसे डेटा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे नहीं है। जीवन संभाव्यता की बात की जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 2010 से 14 के बीच में जो है आपकी, और ये 68.1% थी, जबकि 2016 से 20 के बीच में ये आपकी बढ़ के हो गई है 69.5%। अब आपको बताना है कि भारत की आखिर कितनी है। बिहार में संस्थागत प्रसव की बात की जाए तो ये 2005-06 में जो 19.9% था, ये अब हो चुका है 76.2%, और ये मित्रों अपने आप में बहुत ज़्यादा है। 56.3% की इसमें वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। और ये आप अपने मेंस में भी खास तौर पे जब महिलाओं के विकास की बात करेंगे या महिलाओं के, या फिर आप एक कॉमन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, तो इस तरह का जो डेटा होता है, आंकड़ा होता है, इसको आपको जरूर वहाँ परीक्षा में देना चाहिए, कोट करना चाहिए। और अगर आपको बीच में और भी डेटा पता हो, जैसे 2005-06 के बाद 2010-15 का, तो आप बहुत अच्छे से एक बढ़िया यहाँ पर बार चार्ट भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं किस तरीके से आपका जो प्रसव है वो बढ़ा है, ठीक है। तो ये सब आपकी कलाकारियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो आप परीक्षा में दिखा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पे अगर बात की जाए मित्रों, तो प्राथमिक स्तर पे पढ़ाई छोड़ने की दर जो है 0 है, मतलब जो प्राइमरी लेवल पे कोई बच्चा स्कूल नहीं छोड़ रहा। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो 2.77% आपके विद्यार्थी जो हैं स्कूल छोड़ देते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में गरीबी के चलते, व्यवस्था के ना चलते मजदूरियां करने लगते हैं बच्चे, तो खास तौर पे जब 13-14 साल के हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ही कई सारी चीज़ें सरकार अब बिल्डअप कर रही है। खास तौर पे प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन से लोग जुड़े रहें, चाहे उनके पास आर्थिक संसाधन कम हो। मिड डे मील इन्हीं सब चीज़ों के सोल्यूशन के तौर पे आई थी, और अब भी कई सारे रिमोट एरिया में एजुकेशन को फैलाने के लिए कई सारे नए नए डिजिटल इनिशिएटिव सरकार के द्वारा स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको मेंस में बहुत अच्छे से कोट करनी होती हैं। देश की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है। देश की कुल आबादी में अगर बिहार के बच्चों का हिस्सा देखा जाए, 2017 से 22 में बच्चों में समग्र व्यय जो है 19.5% की दर से बढ़ा है। जल जीवन हरियाली जो है आपका, इसमें 288.31 लाख पौधे लगाए गए। बिहार में 2022 में वर्षा अगर देखा जाए तो 849.1 मिलीमीटर है, और औसत अगर देखा जाए तो 81.7% जो यहाँ बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने का लक्ष्य यहाँ भी रखा गया है। अगर बात की जाए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो ये है आपका 50.9%, और राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो है आपका 48.7%। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर 151 है, जिसमें से 38 आपके महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो मित्रों, सड़क घनत्व मामले में बिहार और मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन निबंधन के मामले में बिहार दोनों ही पोजीशन में 3rd पोजीशन पे है। और अगर यहाँ पे देखा जाए निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, इन सारे क्षेत्रों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपका टर्शरी सेक्टर है, सेवा सेक्टर है, यहाँ पर इन क्षेत्रों का बिहार की इकोनॉमी में 37% का हिस्सा है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये 27% को कवर करता है। तो कई सारे पैमाने और मानकों में बिहार इस समय देश में नंबर 1 पे चल रहा है। तो बिहार किन किन चीज़ों में देश में नंबर 1 है, आप एक लिस्ट बना के नीचे कमेंट्स बॉक्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर बिहार किन किन क्षेत्रों में नंबर 1 पे चल रहा है। ये कमेंट्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। 2022-23 में गृह स्थल योजना के तहत आपका 4753.75 एकड़ जमीन वितरित की गई है। तो याद रखिए, गृह स्थल योजना के तहत जमीनों का जो वितरण हुआ है
47.53.75 हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जाए, स्वयं सहायता समूह की बात की जाए तो 87% इनकी संख्या बढ़ी है। 101 जो है आश्रय गृहों का निर्माण किया गया है। ये वैसे जर्नल डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप थोड़ा देख लीजिए। 44 साइबर पुलिस स्टेशन यहाँ स्वीकृत हुए हैं, जून 2023 से ही ये आपके चल रहे हैं। प्रति 100 व्यक्ति पर 53.6 टेलीफोन उपलब्ध हैं, तो ये आपकी टेलीफोन डेंसिटी यहाँ पर है। इंटरनेट बैंकिंग में लोगों की संख्या जो है 118.98 लाख हो गई है, और थोड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ का घटा है, ना कि बढ़ा है। तो बहुत सारे थोड़े से जो इसके इंपॉर्टेंट थे, कोर पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप पे लिंक है। और मित्रों, आज जो मैंने टोटल आपको बताया था कि 30 हम 150 क्वेश्चन के 30 आपके मिनी टेस्ट जो है, 60 टेस्ट आपके 6000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। तो आज आपको हम लोग यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं प्रीलिम्स के, तो उसका सिंपल सा ब्यौरा हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने प्रीलिम्स के 6000 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ, आपको परीक्षा में लगभग 85 से 90 क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि टेस्ट का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी टफ रखा गया है। तो मित्रों, इसी तरह हमारे ऑफिसर फोरम को अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए और लगातार थोड़ा चैनल पे बने रहिए। अब आपकी बीपीएससी की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा पर जो है आपको कंटेंट लगातार देखने को मिलेगा। धन्यवाद।